तो पिछली क्लास में हमने ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड्स पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये वापस कहाँ से आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है, वैसे ही हम पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, अभी दोबारा आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल जनता के लिए सबसे टफ पार्ट होता है चैप्टर का, पर इसको तरीके से ढंग से करेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहली बात तो हमें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, तो वो पूछने के जो अलग अलग तरीके हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो हमने पहली बात तो हेडिंग डाल दी कि मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बाय डिफॉल्ट जो भी मैं के इस हेडिंग के अंडर पढ़ाऊंगा वो सभी बाय डिफॉल्ट वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होंगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होंगी। ठीक है, जब तक ये हेडिंग खत्म नहीं होंगी तब तक जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगी। जब खत्म हो जाएगी हेडिंग तब मैं खुद ही बता दूंगा हेडिंग खत्म हो गई। ठीक है, तो बार बार ना बोलूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का डिफरेंट टाइम पर कुछ डेटा गिवन होगा। किसी एक कोई रिएक्शन होगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर ही होगी, ठीक है, और उसका डिफरेंट टाइम पर कुछ डेटा गिवन होगा। ठीक है, और किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंट टाइम पे किस तरीके से डेटा गिवन होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 टाइम दे सकता है, 3 टाइम पे आपको डेटा दे सकता है। कैसे देगा? ठीक है, एक डेटा देगा आपको टी इक्वल टू 0 पे, और एक देगा एक कोई बीच में टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। यानी कि हमें पता है फॉर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, लिख लूँ, शुरुआत में लिख रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको किस तरीके से डेटा देगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी इक्वल टू 0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। उस पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी देगा, वो प्रॉपर्टी कोई भी हमने मान ली, सपोज कोई भी प्रॉपर्टी है क्यू। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी क्यू। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है, एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यू। ठीक है, क्यू ऐसी मान ली कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसका अलग अलग टाइम पे डेटा टी इक्वल टू 0 पे सपोज दिया है क्यू नॉट। ठीक है, टी एक बीच में टी इक्वल टू टी पे दिया है क्यू टी, और इन्फिनिटी टाइम। व्हाट इज इन्फिनिटी टाइम? यानी कि इन्फिनिटी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी इक्वल टू इन्फिनिटी वो टाइम है जिस पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये बात पहले भी हो चुकी है। यानी कि इनफाइनाइट इज द कंप्लीशन, यानी कि 100% कंप्लीशन टाइम जो है, यानी कि 100% या फिर कंप्लीशन टाइम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और इस पे कोई प्रॉपर्टी का सपोर्ट डेटा दिए क्यों इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, क्या फॉर्मूला? ठीक है, के टी इक्वल टू एल एन। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे है फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यू इनफाइनाइट माइनस क्यू नॉट अपॉन क्यू इनफाइनाइट माइनस क्यू टी। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3 टाइम पे डेटा गिवन होगा। ठीक है, 3 टाइम पे क्या है? क्यू एक टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू टी पे, और एक टी इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि 0 यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, जब एग्जैक्टली जब हमने एकदम रिएक्शन स्टार्ट करनी है जस्ट पहले। इनफाइनाइट मतलब जब रिएक्शन खत्म हो गई, और बीच के टाइम पे आपको किसी प्रॉपर्टी का इस तरीके से डेटा देगा, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है। इसलिए याद करने के लिए बोलूंगा पहली बात तो मैं कि आप इसको याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है, मेथड है जो कि जिसका डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, के वही है, के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कौन सा? रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वो सब बातें वही है। ठीक है, आप इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको एंटी लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, लॉग बेस 10 में भी एंटी लॉग फॉर्म वो सब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों टाइप, अगर मान लो ये तीनों टाइप का डेटा गिवन है तब तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन मान लो आपको तीनों टाइप का डेटा नहीं गिवन है, सपोज आपको किसी 2 टाइप का गिवन है। अगर मैं बात करूं, सपोज आपको इस तरीके से दिया है कि टी इक्वल टू 0 पे दिया है डेटा, टी इक्वल टू टी पे दिया है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सपोज नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर 0 और टी
टाइम का डेटा दिया है, तो किसी तरीके से हमें इनफाइनाइट टाइम पर उसी डेटा की वैल्यू निकालनी होगी। यानी कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें दी होगी टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू टी पे, तो किसी तरीके से टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमें निकालना होगा, हमें खुद निकालना होगा। ठीक है, ऐसे ही और कैसे होगा, और मान लो हमें टी इक्वल टू टी या टी इक्वल टू इनफाइनाइट का डेटा दिया, तो हमें टी इक्वल टू 0 का डेटा क्या खुद निकालना होगा। ठीक है, और वही डेटा निकालना होगा जो हमें इन दोनों टाइम पे दिया है, मतलब उसी प्रॉपर्टी का डेटा, ऐसे नहीं कोई और ही प्रॉपर्टी निकाल दी हो, तो सेम प्रॉपर्टी रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी क्यू, तो तीनों में क्यू सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई अलग ही प्रॉपर्टी हो गई, एक इनफाइनाइट पे कोई अलग ले ली, उस पर कुछ और ले ली, और वैसे कुछ और ले ली, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 0 का फिर खुद निकालना होगा इस केस में। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे जो भी आपका डेटा होगा आप खुद निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तीनों दिया है तो सीधा फॉर्मूला, अगर नहीं दिया है तीनों तो आप किसी तरीके से 2 दिया होगा, 1 निकालना होगा। ठीक है, बीच वाला टाइम जनरली नहीं देता है, क्योंकि वो हम प्रैक्टिकली कई बार नहीं निकाल पाते हैं, तो टी इक्वल टू टी पे आपको जनरली डेटा वो दे ही देता है। मोस्टली यही 2 केस बनते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या समझना है कि तीनों डेटा दिए हैं तो सीधा फॉर्मूला, नहीं दिया है तो डेटा निकाल लो। ठीक है, डेटा निकाला जा सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसका डेटा निकाला जा सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ही क्यों देगा, सिंपल बात। ठीक है, अब जैसे कि मैं कोई अगर एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज ए चेंजिंग इनटू 2b। ठीक है, ए चेंजिंग इनटू 2b, मान लो t इक्वल टू 0 पे ए के हमारे कितने थे, 10 मोल थे, तो b के कितने होंगे, ऑब्वियसली अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो b के तो 0 ही मोल होंगे। ठीक है, और ऐसी t इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी क्या है, कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, कंप्लीशन टाइम है, रिएक्शन हमारी कैसी बाय डिफॉल्ट अभी कैसी मान रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर मान लें, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज आर कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम पे यानी कि जब ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, तो बी का कितना बनता है, 2 मोल बनता है। स्टोइक्योमेट्री हमारी बेसिक, 10 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना बनेगा, बी का 20 मोल बनेगा, और ये कितना इनफाइनाइट टाइम है, यानी कि कंप्लीशन टाइम, यानी कि ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 मोल हो गया। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि अगर आपको t इक्वल टू 0 पे आपको पता था और रिएक्शन पता है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे खुद निकाल लिया ना। ठीक है, और एक बीच का टाइम का वो दे देगा, t इक्वल टू टी पे आपको डेटा दे देगा, 0 का दे दिया, t इक्वल टू टी का दे दिया, तो इन्फिनिटी का निकाल लिया ना, रिएक्शन पता थी तो। ठीक है, ऐसी उल्टा नहीं कर सकते कि अगर आपको यही रिएक्शन है, सपोज ए चेंजिंग इनटू टी बी। ठीक है, आपको टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सपोज डेटा दिया इसी के लिए, टी इक्वल टू इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मानेंगे, क्योंकि अभी तक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही, और आपको डेटा दिया सपोज इसके 50 मोल बन रहे हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट पे अगर खत्म हो गया तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है इसके 0 मोल है। ठीक है, अब इसके 50 मोल बन रहे हैं, तो ए के कितने मोल यूज हुए होंगे टी इक्वल टू 0 पे नहीं निकाल सकते हो आप, डेटा निकाल सकते हो कि अगर बी के 2 मोल बन रहे हैं तो ए के 1 मोल से बने होंगे, तो 50 मोल बन रहे हैं तो ए के कितने मोल से बने होंगे, 25 मोल से बने होंगे, और टी इक्वल टू 0 पे अगर 25 मोल ए है तो बी तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे टी इक्वल टू इनफाइनाइट का डेटा दिया था, रिएक्शन पता थी, तो टी इक्वल टू 0 पे डेटा निकाल लिया ना स्टोइक्योमेट्री से, और टी इक्वल टू टी पे वो दे देगा, ऐसा नहीं करेगा अगर कि टी इक्वल टू टी का आपसे खुद ही पूछ लेगा। ठीक है, या तो टाइम बताएगा और कुछ बोलेगा, नहीं तो इस तरीके से नहीं करेगा, टी इक्वल टू टी का जनरली दे के रखेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से वो प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। इस केस में प्रॉपर्टी क्या थी, मोल्स थी, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग हो सकती है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो, आज पूरे दिन यही चलने वाला है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहली टर्म्स में मॉनिटर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, जो कि है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिखते हैं, फिर फर्दर इसको हम क्वेश्चन टाइप में ही करते हैं जिससे क्लियर हो। ठीक है, तो पहली बात तो डेटा कैसे होगा, प्रेशर है, तो प्रेशर वाला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर गैसेस रिएक्शन। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शंस ओनली। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शंस ओनली। ठीक है, और ठीक है, गैसियस रिएक्शन चलो ठीक है, पूरा लिख लेते हैं चलो इसे, और क्या लिखे, टेकिंग प्लेस एट। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट भी मान लेते हैं वो, अगर नहीं दिया हो, लेकिन
मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा टेकिंग प्लेस एट द गैसेज रिएक्शन के तो है ही वैलिड, पता है मैं प्रेशर हम गैसेज रिएक्शन के टर्म में लिखते हैं, प्रेशर के टर्म में हम गैसेज रिएक्शन के लिए लिखते हैं टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर नहीं दिया हो कभी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो बाय डिफॉल्ट आपको कैसा मानना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे ही आपको रिएक्शन माननी है, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के ही चलना है। यानी कि हम हमारी सिंपली क्या है, गैसियस रिएक्शन के लिए हमें पता है पी इक्वल टू एनआरटी होता है, और अगर ये रिएक्शन हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे होगी, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। ये कैसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, बेसिक स्टोइक्योमेट्री है, R तो हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, P क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, और हमें पता है कि स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है हमें किसका रेशियो देता है, इट गिव्स अस द रेशियो ऑफ मोल्स देता है बेसिकली, तो ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है और गैसियस रिएक्शन है, क्योंकि P इक्वल टू एनआरटी और कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में रेशियो ऑफ मोल्स देता था, तो क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो हमें क्या देगा, रेशियो ऑफ प्रेशर भी दे देगा, तो हम सिंपली प्रेशर के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो गैसेस के लिए हम सिंपली प्रेशर के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेशर के टर्म में भी हम रेशियो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लगा सकते हैं, यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ये बात तो सिंपल मोन कंसेप्ट की बात है, यहाँ तो कुछ है, जैसे हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी ए गैस चेंजिंग इनटू बी गैस, अब हमने गैस मान लिया इसे, ठीक है, सपोज ये ट्वाइस बी गैस है, ठीक है, सपोज आपको टी इक्वल टू जीरो पे डेटा दिया है, टी इक्वल टू जीरो पे ए की कितनी, ए का प्रेशर दिया, पार्शियल प्रेशर पी नॉट दिया सपोज, ठीक है, पी नॉट दिया है, तो अच्छा बताओ, तो बी क्या होगा टी इक्वल टू जीरो पे, होगा नहीं, तो बी गैस ही नहीं होगी तो उसका प्रेशर भी कितना होगा ही नहीं, जीरो होगा सिंपली, ठीक है, बी गैस ही नहीं है तो उसका प्रेशर क्या, ठीक है, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट यानी कि कंप्लीशन टाइम पे तो ए पूरा निपट गया तो है ही नहीं तो मतलब प्रेशर भी कितना, जीरो, ठीक है, अब वही आप क्या अभी तक कर रहे थे, एक मोल से बनेगा 2 मोल, लेकिन क्योंकि गैसीय रिएक्शन तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो प्रेशर भी है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर P नॉट है तो उससे कितना बनेगा 2P नॉट, ठीक है, यानी कि प्रेशर कितना होगा इसका 2P नॉट इनफाइनाइट टाइम बाद, ठीक है, तो यानी कि प्रेशर के लिए भी आपने वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया, तो इसका प्रेशर इनफाइनाइट टाइम पे कितना होगा 2P नॉट होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको रिएक्शन पता थी टी इक्वल टू जीरो पे डेटा पता था, टू इनफाइनाइट पे खुद निकाल लिया, टी वाला वो दे देगा, ठीक है, इसको दूसरा सपोज इसमें आप अब आपको टी इक्वल टू जीरो पे ना देके आपको सपोज इसी इक्वेशन में आपको इसी रिएक्शन में, ठीक है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे डेटा दे के रखता हूँ कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे प्रेशर है पी इनफाइनाइट, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब रिएक्शन खत्म हो गई, यानी कि बी का ही प्रेशर है वो, ठीक है, सारे क्या है बी ही है, तो ए तो है ही नहीं, तो टी इक्वल टू जीरो पे आप क्या नहीं बता सकते हो, बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि आपका पी इनफाइ अगर आपका ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है 1:2 है, और इसका प्रेशर पी इनफाइनाइट है, तो इसका कितने प्रेशर ऑफ ए से बना होगा ये सिंपली पी इनफाइनाइट बाय 2, ए का प्रेशर रहा होगा जरूर पी इनफाइनाइट बाय 2, और जब ए का प्रेशर पी इनफाइनाइट बाय 2 रहा होगा टी इक्वल टू जीरो, तब तो बी होगी ही नहीं, तो उसका प्रेशर भी कितना होगा जीरो होगा, तो इस तरीके से टी इक्वल टू इनफाइनाइट से टी इक्वल टू जीरो का डेटा भी निकाल सकते हो, टी इक्वल टू जीरो पता है तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट का भी निकाल सकते हो, क्योंकि सिंपली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ प्रेशर भी दे देगा, तो सिंपली प्रेशर के टर्म्स में निकाल देंगे, ठीक, ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट वाली बात थी जो कि अब रिवाइज हो गई, इसे मिटा देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ने आए, ठीक है, हम तो अपना क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, तो एक रिएक्शन की सपोज बात करें, फॉर रिएक्शन सपोज एक रिएक्शन है मेरी क्या ए गैस, ठीक है, चेंजिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है, और हमें डेटा दिया है,
ठीक है, इस तरीके से हमें क्या डेटा दिया है, हमें दिया है टाइम, अलग अलग टाइम पे क्या दिया है, प्रेशर ऑफ ए दिया है, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, जीरो पे क्या, जीरो पे प्रेशर दिया है पी नॉट, ठीक है, टी पे क्या दिया है, पी टी दिया है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है के, के की वैल्यू पूछी है, के मतलब वही रेट कांस्टेंट है, ठीक है, के की वैल्यू पूछी सिंपली, ठीक है, ठीक है, रेट कांस्टेंट हमसे पूछा है, ठीक है, रेट कांस्टेंट पूछा है तो रेट कांस्टेंट कौन सा पूछा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कौन सा रेट कांस्टेंट है, आर ओ डी आर ओ है कि आर ओ आर है, आर ओ आर का मतलब क्या हमारा, के मतलब कौन सी रेट के लिए हमें निकालना है रेट कांस्टेंट, मतलब के डी निकालना है, के ए निकालना है या के आर निकालना है, क्योंकि सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, तो सिंपली हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है, हमें प्रॉपर्टी किस पे दिया है, हमें जीरो टाइम पे प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है, टी टाइम पे दी है, और इनफाइनाइट टाइम पे हमें क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट टाइम पे क्या प्रॉपर्टी है, प्रेशर ऑफ ए, तो हम लिख लेते हैं पहले, तो जो गिवन है उसको हम अभी जैसे हम कर रहे थे कैसे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या दिया है, टी इक्वल टू जीरो पे दिया है, प्रेशर ऑफ ए कितना है, पी नॉट है, लिख दो भाई पी नॉट, ठीक है, बाकी सब तो होगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, और टी इक्वल टू टी पे उसने दिया हमें कि प्रेशर ऑफ ए कितना है, पी टी है, ठीक है, बाकी सब हमें नहीं पता, अब हमें इनफाइनाइट पे निकालना है कि प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो क्या हम सिंपली बता नहीं सकते कि प्रेशर ऑफ ए इनफाइनाइट पे कितना होगा, इनफाइनाइट मतलब कंप्लीशन टाइम, मतलब टी 100%, मतलब रिएक्शन खत्म हो गई, मतलब रिएक्टेंट सारा निपट गया, जब ए सारा यानी कि ए सारा निपट गया, ए सारा अगर निपट गया तो मतलब ए है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या प्रेशर लगाएगा, तो कुछ प्रेशर नहीं है, प्रेशर है ही नहीं, जीरो है प्रेशर, ठीक है, तो इनफाइनाइट पे प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया, जीरो हो गया, अब अपने क्या सीधा प्रॉपर्टी लगा दें, यानी कि इक्वेशन लगा दें अपना, क्या था फॉर्मूला, अरे कहाँ भाग गया, ठीक है, अपना इक्वेशन लगाओ फटाफट कि के टी इक्वल टू एल एन क्यू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, प्रेशर ऑफ ए इस समय है प्रॉपर्टी, तो क्यू इनफाइनाइट क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस क्या, क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या है इस समय, यानी कि टी जीरो पे प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो क्या है इस समय पी नॉट है, ठीक है, अपॉन क्यू इनफाइनाइट, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू एट इनफाइनाइट टाइम, यानी कि फिर से जीरो हो गई, माइनस प्रॉपर्टी की वैल्यू एट टाइम टी, यानी कि माइनस क्यू टी, जो कि कितना हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, के की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, क्या आ जाएगा, 1/t एल एन पी नॉट अपॉन पी टी, ठीक, तो इस तरीके से हो गया, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी रिस्पॉन्स, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी पे कुछ और, इन्हीं इसी को भी समझो, और ठीक है, अब बात करें, हमें रिएक्शन दी है, इसी को भी समझते हैं, फॉर रिएक्शन सपोज ए गैस चेंजिंग इनटू, यही आपको सिंपल करना है, बी गैस एंड सी गैस, ठीक है, अब आपको क्या दिया है, फिर से डेटा दिया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चोरी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, अब डेटा क्या दिया है, थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, सपोज इस बार आपको पी टोटल दिया है, प्रॉपर्टी क्या दिया है, पी टोटल दिया है, पहले क्या दिया था, प्रेशर ऑफ ए दिया था, अब क्या है, पी टोटल है, ठीक है, रिएक्शन ये है, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको प्रॉपर्टी क्या है, पी टोटल है, इनफाइनाइट टाइम पे तो निकालना है, क्या निकालना है, लेकिन टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है, और फिर अपना फॉर्मूला लगाते हैं, रेट कांस्टेंट निकालना है सबका, वन ही है इस समय तो, ठीक है, आप बेसिकली क्या, चलो इसे अगर वन ना है इसे टू भी कर लो सपोज, ठीक है, इसे टू भी कर लो, तो आपका के इस समय मानो कि के डी ही निकालना है, जो हमारे फॉर्मूले में आता है के डी आता है, तो फॉर्मूले में वाला के डी ही निकालना है इस समय, बाकी आपको कुछ और पूछा जाएगा तो आप के डी निकाल के बाकी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
ठीक है। तो इस समय के जो है हमारा वही रेट कांस्टेंट हमारा केडी की बात हो रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत दो, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो रही है। चलो केडी निकालो या के, अगर मैं के आर, अगर मैं सिंपली के बोलूँ तो हम कौन सा मानेंगे, के आर मानेंगे। और के आर क्या होगा, के आर क्या होगा, के आर होगा केडी ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि 1 है। तो केडी के आर के बराबर ही होगा, तो के लिख लो, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत हो कि कौन सा के है, ठीक है। तो हमें तो क्या पता है, टी इक्वल टू 0 पे पता है टोटल प्रेशर कितना है, पी नॉट है। और टी इक्वल टू 0 पे सर क्या ए होगा, ठीक है, ए होगा तो ए का प्रेशर होगा पी नॉट, और बाकी सब तो होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। टी इक्वल टू टी पे, ठीक है, टी इक्वल टू टी पे हमें दिया है टोटल प्रेशर कितना है, पी टी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो निकालना है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि इन्फिनिटी पे जबकि जब हमारी रिएक्शन समाप्त हो गई है, रिएक्शन समाप्त हो गई मतलब ए तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, बाकी है क्या इस समय हमारा बी और सी, ठीक है। तो अगर हमारा बी और सी है तो हम सिंपली क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो से बता सकते हैं कि अगर हमारा ये पी नॉट था, ए का प्रेशर पी नॉट था, तो बी का प्रेशर कितना होगा, सी का प्रेशर कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, ठीक है, बताओ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बी का प्रेशर कितना होगा, अगर ए का प्रेशर पी नॉट था तो बी का प्रेशर होगा 2 पी नॉट, और सी का प्रेशर होगा पी नॉट, सिंपल, ठीक है। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यानी कि टोटल प्रेशर अगर मैं बात करूं कि पी इनफाइनाइट, ठीक है, दैट इज पी इनफाइनाइट कितना हो गया 3 पी नॉट, ठीक है, 3 पी नॉट हो गया, यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया 3 पी नॉट हो गया। और यहाँ से हम पी नॉट कितना लिख सकते हैं, पी इनफाइनाइट बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन डेटा क्या है हमारा, ठीक है, गिवन डेटा क्या है हमारा पी नॉट और पी टी, तो हम किसके टर्म में निकालेंगे, आंसर हमारा पी नॉट और पी के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो अब सिंपली हमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी लिख दो आप, क्या इक्वेशन हमारी के टी इक्वल टू एल एन क्यू इनफाइनाइट कितनी आई, यानी कि प्रेशर है पी इनफाइनाइट, तो पी इनफाइनाइट यानी कि टोटल प्रेशर कितना आया बताओ 3 पी नॉट माइनस क्यू नॉट जो कि कितना है पी नॉट, ठीक है, अपॉन में क्या क्यू इनफाइनाइट फिर से जो कि कितना है 3 पी नॉट माइनस क्यू टी जो कि कितना है पी टी, ठीक है। तो आंसर आपका इसी टर्म्स में आना चाहिए जो आपका गिवन डेटा है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से पी इनफाइनाइट को पी नॉट को लिख दो पी इनफाइनाइट बाई 3 और फिर पी इनफाइनाइट के टर्म्स में, क्योंकि पी इनफाइनाइट गिवन नहीं है ना, तो आपका उसके टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/t ln कितना हो जाएगा ऊपर 2 पी नॉट अपॉन में 3 पी नॉट माइनस पी टी, बताओ, बताओ आया समझ में, ठीक है, ठीक है। और अगर ये डाउट आ रहा है कि पी इनफाइनाइट को हमने सिंपली इन दोनों के पार्शियल प्रेशर ऐड कैसे कर दिया, ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता है, डाल्टन लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है। डाल्टन लॉ क्या है, अगर हमारे एक से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज है तो टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है फेवरी गैस, ठीक है। तो डाल्टन लॉ पता है, नॉन रिएक्टिंग गैस है तो क्या हमारा एक से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैस है तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस, तो वही करा है बेसिकली, ठीक है। तो सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया है। एक और, एक और करो इसी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ऐसे से ही रहेंगे, आपको इसी टाइप का डेटा होगा फॉर रिएक्शन, इस बार सपोज क्या ले लो, सपोज वही रिएक्शन ले लो, मैं तो कहूँ यही रिएक्शन ले लो, ए गैस
चेंजिंग इनटू 2b गैस प्लस c गैस, सपोज यही आपकी रिएक्शन है पुरानी वाली, ठीक है। और आपको अब आपको डेटा भी दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है, डेटा दिया है। और डेटा आपको कैसे दिया है, आपको फिर से सपोज टोटल प्रेशर ही दिया है, लेकिन अब आपको क्या दिया है, अब आपको टोटल प्रेशर ही दिया है सपोज, लेकिन अब क्या दिया है, टी टाइम पे दिया है टोटल प्रेशर पी टी, और इनफाइनाइट टाइम पे दिया है पी इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपको क्या जीरो टाइम पे टोटल प्रेशर निकालना होगा, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे हमें निकालना है टोटल प्रेशर। इतना तो पता है कि बी और सी होगा नहीं, बी और सी तो होगा नहीं, ठीक है। टी इक्वल टू टी पे हमें पता है और इनफाइनाइट पे भी पता है, तो इनफाइनाइट का हमारा यूज आएगा, इनफाइनाइट से निकाल सकते हैं हम जीरो, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे पहली बात तो ए तो होगा नहीं, बी और सी ही होगा, ठीक है। और वो कितना है, पी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो कि अगर आपका टोटल प्रेशर पी इनफाइनाइट है, यानी कि बी और सी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बी और सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 2:1 में, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 2:1। और गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2:1 रेशियो में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पी नॉट का 2:1 रेशियो में कैसे होगा, पी इन्फिनिटी का, पी इन्फिनिटी का 2:1 रेशियो में कैसे होगा बताओ, इसका प्रेशर होगा टू टू पी इन्फिनिटी बाई थ्री, टू पी इन्फिनिटी बाई थ्री, जिसका कितना होगा, पी इन्फिनिटी बाई थ्री, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, और ये कितने से बना होगा बताओ, अगर इनका प्रेशर पी इन्फिनिटी, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, पहली बात देखो पी इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है, आ भी रहा है, ठीक है। तो 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये कितने से बना होगा, क्या हम बता सकते हैं कि अगर पी इन्फिनी अगर प्रेशर हमारा सपोज पी नॉट होता, तो अगर सी का प्रेशर मान लो पी नॉट होता, तो कितने से बनता, कितने के ए के प्रेशर कितना लिया होता, पी नॉट होता। तो अगर पी इन्फिनिटी बाई थ्री है, तो ए का प्रेशर कितना होगा, रहा होगा, टी इक्वल टू जीरो पे पी इन्फिनिटी बाई थ्री रहा होगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, सपोज आप ए का प्रेशर टी इक्वल टू जीरो पे कितना मान लो, पी नॉट मान लो, ठीक है, पी नॉट मान लो, तो बी और सी तो रहा ही नहीं होगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका क्या ए रहा नहीं होगा, तो बी और सी कितना बना होगा, आप सिंपली कह सकते हो कि बी बना होगा टू पी नॉट, और सी कितना बना होगा, पी नॉट, सी नॉट, सी का प्रेशर कितना रहा होगा, पी नॉट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे टोटल प्रेशर कितना है, 3 पी नॉट, और जो कि बराबर किसके है, पी इन्फाइनाइट के। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हो कि दैट इज पी इन्फाइनाइट इक्वल टू 3 पी नॉट, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो पी नॉट इक्वल टू पी इनफाइनाइट बाई थ्री, क्योंकि हमें सॉल्व किसके टर्म में करना है, जो गिवन डेटा है इसके टर्म में हमें आंसर लाना है, ठीक है। तो अब दोनों तरीके से करके बेसिकली आपको प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर है टी इक्वल टू जीरो पे, या तो आप जो इनफाइनाइट पे प्रेशर है उसको टी टू वन में डिवाइड कर लो और फिर टी इक्वल टू जीरो पे प्रेशर निकाल लो, या फिर पी नॉट मान लो इसको और फिर पी नॉट को पी इन्फिनिटी के टर्म में लिख दो, दोनों में से कैसे कर लो। फिर अल्टीमेटली आपको करना क्या है, अपने को अपनी वही इक्वेशन लिखनी है, के टी इक्वल टू एल एन, तो याद हो गई होगी, क्यू इन्फिनिटी क्या है इस समय, क्यू इन्फिनिटी यानी कि टोटल प्रेशर, इन्फिनिटी पे तो हमें दिया है पी इन्फिनिटी, जब दिया है तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या, माइनस क्यू नॉट होता है, और इधर क्या होता है पी इन्फिनिटी माइनस क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी, तो नीचे तो दिया हुआ ही है सब कुछ, तो नीचे वाला पहले लिख दो फटाफट, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, क्यू नॉट यानी कि पी नॉट लिखना है बेसिकली, मतलब हमारा जीरो टाइम पे कितना टोटल प्रेशर है, और जीरो टाइम पे कितना टोटल प्रेशर है अभी, अब तो हमने निकाला, यानी कि पी नॉट की वैल्यू हमने कितनी निकाली, पी इनफाइनाइट बाई थ्री निकाली, यानी कि ए का प्रेशर कितना, पी इनफाइनाइट बाई थ्री, और वही क्या होगा, ए का प्रेशर जो होगा वही टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे सिर्फ ए ही ए है, ठीक है। तो कितना हो गया है, पी इनफाइनाइट बाई थ्री हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, 1/t एल एन टू पी इनफाइनाइट अपॉन, ठीक है, टू पी इनफाइनाइट अपॉन वो थ्री नीचे चला जाएगा, टू पी इनफाइनाइट बाई थ्री बचेगा,
ठीक है, अपॉन का 3 नीचे चला गया और पी इनफाइनाइट माइनस पी टी, ये बच गया। ठीक, इस टाइप का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अभी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, तो कितने करें हमने इस टाइप के? 3 करें। अभी एक और करो। ये कितने कराओगे यार, एक ही चीज़ कराए जा रहे हो, पागल हो गए हो। करो फिर भी। ठीक है, अब रिएक्शन थोड़ी अलग कर देते हैं, चलो। फॉर रिएक्शन क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें? 2A ले लें, चलो ले लेते हैं। 2A गैस से क्या बन रहा है? बी गैस। ठीक है, और सी गैस। ठीक है, अब सपोज आपको डेटा गिवन है, डेटा गिवन है कुछ कुछ कैसा, डेटा कुछ गिवन है, किस टाइप का डेटा गिवन है देखते हैं। ठीक है, टाइम पे आपको सपोज अभी भी क्या दिया है, टोटल प्रेशर ही दिया है। ठीक है, टोटल प्रेशर दिया है, क्या दिया है, टी इक्वल टू 0 पे सपोज पी नॉट दिया है, टी इक्वल टू टी पे पी टी दिया है, चलो यही वाला रखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो अब सपोज देखो क्या टी इक्वल टू 0 पे क्या दिया है उसने कि ए ही रहा होगा पी नॉट, बाकी सब तो रहा ही नहीं होगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमें निकालना है जब ए पूरा खत्म हो गया होगा। तो इसके 2 से बन रहा है बी का 1, तो पी नॉट से कितना बनेगा, सिंपली पी नॉट प्रेशर के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई 2 हो जाएगा। ऐसी सी भी कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो पी इनफाइनाइट पे, तो यानी कि पी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि अगर मान लो हमने क्या, यानी कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे मान लो टोटल प्रेशर कितना होता, पी इनफाइनाइट होता, तो पी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट बाई 2 प्लस पी नॉट बाई 2। सॉरी, चलो इसको थोड़ा हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, पी नॉट हो गया, तो पी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट आ गई। ठीक है, पी इनफाइनाइट को पी नॉट डालोगे तो थोड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा, चलो अब इसको चलो 3C कर लो, अगर 3C कर लोगे ठीक है तो थोड़ा अच्छा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 से बन रहा है बी का 1 और इसके 2 से बन रहा है इसका 3, तो बी तो कितना हो गया, पी नॉट बाई 2 हो गया। ऐसे ही 2:3 का रेशियो है इन दोनों में, तो पी नॉट से कितना बनेगा, सिंपल वही जैसे मोल्स के टर्म में करते थे, कितना रहेगा 3 पी नॉट बाई 2। टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट जो पी इनफाइनाइट माना, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई 2 प्लस 3 पी नॉट बाई 2 यानी कि 4 पी नॉट बाई 2 यानी कि 2 पी नॉट। ठीक है, तो पी इनफाइनाइट कितना आ गया, 2 पी नॉट। हम क्या किसके टर्म में निकालना है, पी नॉट और पी टी के टर्म में। हमारा वही अपनी इक्वेशन तो वही है, के टी इक्वल टू एल एन क्यू इन्फिनिटी, क्योंकि अभी निकाली कितनी है, 2 पी नॉट, ऊपर भी आती है क्यू इन्फिनिटी और नीचे भी आती है क्यू इन्फिनिटी, क्योंकि तो ऊपर भी 2 पी नॉट नीचे भी 2 पी नॉट। ठीक है, ऊपर माइनस में क्या रहता है, क्यू क्यू नॉट अपॉन नीचे क्यू टी। ठीक है, क्यू टी तो दिया नीचे पी टी। ठीक है, अपॉन अब ऊपर में हमें क्या, क्यू नॉट जो निकालना था हमने निकाल दिया, कितना है। ठीक है, सॉरी इनफैक्ट दिया ही है दोनों, क्यू नॉट भी दिया क्यू टी भी दिया, पी नॉट है। ठीक है, हमें इनफाइनाइट पे निकालना था जो कि हमने निकाल दिया था। ठीक, तो यहाँ से के टी कितना आ गया है, के की वैल्यू कितनी आ गई बेसिकली, 1/t एल एन पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये आ गया तो पहली बात, ये जो के आया है कौन सा है, या के डी ऑफ ए, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 2 है। तो अगर हमसे यहाँ पे के पूछता है तो के हमें किसका बताना है, यानी कि सिंपली के बोला है तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है।
तो आप के डी से के आर निकाल लोगे, सिंपली लिख दोगे कि के आर इक्वल टू के डी अपॉन टू, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दोगे फर्दर टू से, तो आपका के आर आ जाएगा। ठीक है, डाउट भैया? अगर जीरो और इनफाइनाइट पर टाइम, जीरो और इनफाइनाइट पे अगर हमें दे दे और टी टाइम पे पूछ दे, आपने तो बताया कि दो टाइम पे है और तीसरे से निकाल लो, लेकिन अगर जीरो और इनफाइनाइट पे दिया और टी टाइम पे पूछ दे तो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसको रिएक्शन आपको वैसे ही देगा, रिएक्शन देगा और डेटा वैसे ही देगा, जब आपको उसे अगर सॉल्व करवाना है बेसिकली क्वेश्चन, तो वही देगा ना जिससे आप सॉल्व कर पाओगे, थोड़ी कुछ भी दे उठा के दे देगा। ठीक है, ये बात पहले तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए? जल्दी बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए इन टर्म मॉनिटरिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? ठीक है, देखो इसका प्रेशर पी नॉट था, इसका प्रेशर पी नॉट, इसका प्रेशर पी नॉट था, हमारा टोटल प्रेशर कह रहा है ना जीरो पे पी नॉट है, यानी कि टोटल प्रेशर इनिशियली ए रहा होगा तो पी नॉट है। ठीक है, अब तो पी नॉट है तो बी और सी कितना बना, अगर पी नॉट था इनिशियली तो बी और सी कितना, जैसे हम मोल्स का निकालते हैं, सपोज अगर मान लो इसके 2 मोल है तो इसके कितने बनेंगे, 1 मोल बनेगा, इसका 3 मोल बनेगा, तो इसका 1 मोल है तो इसका कितना बनेगा, आधा बनेगा, और इसका कितना बनेगा, 3/2 मोल बनेगा। तो ऐसे पी नॉट है तो इसका कितना, पी नॉट बाय टू और 3 पी नॉट बाय टू, इस तरीके से। और कोई डाल्टन लॉ, दो या उससे ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसिंग है तो पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर का, टोटल प्रेशर, अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर का सम कर दो, अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर का सम कर दो, डाल्टन लॉ है, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज ओनली, और मिक्सचर है तो दो तो होंगी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है उसका ध्यान रखो। ठीक है, तो एक बार ये आ गया, तो पहली बात तो क्या है कि अभी की मॉनिटरिंग हमने किस टर्म में करी, इन टर्म ऑफ प्रेशर करी, यानी कि जब रिएक्शन हो रही थी कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, तो गैसियस रिएक्शन की मॉनिटरिंग करी हमने इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जो कि आ गया हमारा प्रेशर इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये तो हमारे एक पी वाई क्यू के बेसिस पे हो गया। एक अगर हम बात करें कि इसका मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, फ्यूचर ईयर किसी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्या दे सकता है, मॉनिटरिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस दे सकता है। ठीक है, मान लो वो कोई कह रहा है कि रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो यानी कि रेशियो ऑफ मोल, पहले आइडिया दे रहे थे प्रेशर का, अब आइडिया देंगे किसका, वॉल्यूम का, तो सिंपली वॉल्यूम के टर्म में सॉल्व कर लो। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में सॉल्व कर लो, होगी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, बस यहाँ पी नॉट की जगह वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी टी और वी इनफाइनाइट चलेगा यहाँ पे बस। ठीक है, बस वो अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, वो फ्यूचर ईयर में आ सकता है, अभी तक के क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म में कराने की जरूरत है, ये कर लोगे जल्दी? बोलो बस, तो एक करा दो, क्यों करा दूँ, जब एक ही बात है तो क्यों कराऊँ, मैं तो नहीं करा रहा। ठीक है, और जो यूडियोमेट्री पढ़ी है वो क्या झक मारने के लिए पढ़ी है, उसमें भी तो यही होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, उसमें भी तो वॉल्यूम के टर्म में सॉल्व करते हैं, तो दूसरे टर्म में मॉनिटरिंग करते हैं इससे बड़ी। ठीक है, तो अगली मॉनिटरिंग करते हैं हम सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 रिएक्शन हम पढ़ते हैं, पहली बात तो सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होती क्या है, बहुत जगह आती है, मूल कंसेप्ट में भी आती है। मूल कंसेप्ट में कहाँ आती है, जब हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ रहे होते हैं, रिडॉक्स में आती है, जब हम डिसप्रपोर्शनेशन पढ़ रहे होते हैं वहाँ भी आती है। तो सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होती कैसी है, H2O2 हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, यानी कि किस में कैसे डिकम्पोज करता है, H2 और O2 बन जाता है। ठीक है, H2 और O2 बैलेंस कर दे तो H2 और हाफ O2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -1 था, और H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का 0, तो यानी कि सेम एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है,
यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन कैसी हो गई, डिस्प्रपोर्शनेशन। बाकी तो डॉक्स में पढ़ते ही अच्छे से, ठीक है। पहली बात तो ये एक एज अ फैक्ट भी याद रखो कि जो सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है वो कैसी कैसी ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ये बात तो क्लियर ही होगी क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पहली बात तो, ठीक है। तो ये ध्यान भी रखना, ठीक है, एज अ फैक्ट, ठीक है। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी दो तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ these reaction this reaction can be done in two ways, ठीक है। तो दोनों देखते हैं, दो तरीके से इसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझाएगा, ठीक है। तो पहले केस 1 लिख लेते हैं, चलो मैं फिर लिख लूँ केस 1, ठीक है। दो केस पढ़ते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है। फॉर क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है, बस फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो डेटा क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको डेटा दिया है, ठीक है। डेटा दे रहा हूँ, अभी लिखना तो पूरा, ठीक तरीके से ये दिया है, वी टी दिया है, ये वी इनफाइनाइट दिया सब कुछ, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन तो वही के की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 वही है, यही वाली रिएक्शन है, H2O2 डिकम्पोज कर रहा है H2 और O2 में। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड, ठीक है, एट मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी बन रही है। तो पहली बात तो कि हमारा फॉर्मूला क्या है, के टी इक्वल टू एल एन क्यू इनफाइनाइट, यानी कि इस बार कितना होगा, वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट, ये तो निकालना है कि इसमें क्यू वी नॉट क्या है, मतलब क्यू नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, अपॉन में वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, ठीक है। इतना तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली वी नॉट बताना है, ठीक है। तो वी नॉट क्या है, बेसिकली टी इक्वल टू जीरो पे कितना O2 बनेगा, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे पहली बात बताओ क्या रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, अभी अभी नहीं हुई होगी, यानी कि अभी तो H2O2 ही होगा। तो O2 कितना बनेगा, जीरो, O2 बनेगा ही नहीं अभी। टी इक्वल टू जीरो पे वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, यानी कि वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बोलो, ठीक है। तो यहाँ से के टी कितना हो गया, ठीक है। के टी कितना आ जाएगा, के टी हो गया एल एन वी इनफाइनाइट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, ठीक है।
ये आपका के टी हो गया। यहाँ से आप क्या के भी निकाल सकते हो, 1/t ln v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस वी टी। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक, गौर करते हैं। ठीक, केस दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, वो भी बहुत आसान है, दिमाग लगाना। ठीक है, केस 2। ठीक है, सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है और बाकी डेटा दिमाग से देख लिखना है, कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं क्या करूँगा, चोरी। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। वो थोड़ा सा चेंज करने पे कितना क्वेश्चन बदल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बदला लेकिन। ठीक, तो क्या है अभी, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 solution required for complete reaction with H2O2। ठीक है, डेटा क्या दिया आपको, इस बार दिया टी इक्वल टू 0 पे कितना चाहिए, V0 चाहिए। टी इक्वल टू टी पे कितना चाहिए, VT चाहिए। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना चाहिए होगा, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, अब पहले बताओ कि हमसे क्या कह रहा है कि इतना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद H2O2, मतलब H2O2 के साथ रिएक्ट करने के लिए अलग अलग टाइम पे इतना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड है। हमें पता है KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और H2O2 तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन KMnO4 इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसके सामने एक्ट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इनफाइनाइट टाइम पे H2O2 कितना होगा, H2O2 तो होगा ही नहीं क्योंकि तो रिएक्टेंट है। सेल डिकम्पोजिशन क्या है, H2O2 से बनना है H2 और O2, तो यानी कि H2O2 तो रिएक्टेंट है, तो इनफाइनाइट टाइम पे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई तो H2O2 तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो उसको कितना KMnO4 चाहिए रिएक्ट करने के लिए, जब 0 H2O2 है तो KMnO4 रिक्वायर्ड भी कितना है, 0 है। तो बस यही आपको निकालना था। ठीक है, तो सिंस एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट H2O2 कितना है, H2O2 है नहीं, तो KMnO4 रिक्वायर्ड भी कितना हो गया, तो रिक्वायर्ड KMnO4 भी कितना हो गया, 0 हो गया। क्या अपना फॉर्मूला लगा दो, क्या के डी इक्वल टू एल एन क्यू इनफाइनाइट कितना है, 0 अभी तो निकाला। ठीक है, माइनस क्यू नॉट जो कि दिया हुआ है V0 अपॉन में क्यू इनफाइनाइट जो कि निकाला अभी 0, माइनस में क्यू टी जो कि हो जाएगा VT। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख दोगे, के टी इक्वल टू एल एन V0 अपॉन VT। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया। बताओ, ये भी हो गया, बोलो 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 बोलो। ठीक, तो अगले देखते हैं मॉनिटरिंग अगले टर्म्स में। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है यार ये, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं। तो नॉर्मली ना क्या इन सब के बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, तो आप किन्होंने पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे जाते हैं। ठीक है, इनका डेरिवेशन ये जो हमारा फॉर्मूला है सब लोगों को पता नहीं है,
बहुत ही कम जगह ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो तीसरी टर्म मॉनिटरिंग देखें तो देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के टर्म्स में। एस्टर सबको पता ही क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम कैसे देखते हैं। देखो एस्टर है कोई भी, उसकी क्या हमने हाइड्रोलिसिस करी। हाइड्रोलिसिस करी मतलब रिएक्शन किसके साथ करी, वाटर के साथ करी, यानी कि एक्वस मीडियम में वाटर सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है और रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर याद है, एसिड कैटालाइज मीडियम में, उसी की बात कर रहे हैं। कैसी ऑर्डर रिएक्शन थी वो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसी ऑर्डर रिएक्शन थी, एसिड कैटालाइज्ड। बताओ, बताओ बताओ। ठीक, इस तरीके का कुछ हाइड्रोलिसिस होने पे क्या एसिड और अल्कोहल बनेगा। बताओ कैसी ऑर्डर रिएक्शन थी, हाइड्रो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पागल हो क्या, फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। पुराना भूलते जाओ, नया पढ़ते जाओ, फायदा होने वाला नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। याद है ना, के नेट किसके प्रोपोर्शनल आया था, H प्लस ऑफ कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। मैंने 1 मोलर HCl और 1 मोलर H2SO4 का एग्जांपल दिया था। किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, 1 मोलर H2SO4 में, क्योंकि एक H2SO4 दो H प्लस जनरेट करता है। ठीक है, वो सब याद है ना। ठीक है, याद नहीं तो एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, तो मॉनिटरिंग ऑफ अबव रिएक्शन इज डन in terms of volumes of a base solution required for complete neutralization। ठीक है, लिखते हैं पहले फिर समझते हैं क्या है। ठीक है, तो इसका हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, बेस की कितना वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिक सोल्यूशन कितना रिक्वायर्ड है, बेसिक सोल्यूशन पहली बात तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक के साथ रिएक्ट करेगा। तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, और एसिडिक सोल्यूशन अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन में बात करें तो क्या क्या एसिडिक है, एक तो कैटलिस्ट का एसिड है, ठीक है, और एक अपना एसिड वाला एसिडिक है। देखिए, जो एक तो एसिड बन रहा है ये एसिडिक है, और एक कैटलिस्ट जो है वो एसिडिक है। तो इन दोनों को, दो टाइप का हमारे एसिड हैं, दोनों को निपटाने के लिए जितना बेस कंज्यूम होगा उसके बेसिस पे हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसके वॉल्यूम के बेस पे कि कितना दोनों टाइप के एसिड, यानी कि एसिड वाला एसिड और कैटलिस्ट वाला एसिड, उन दोनों को निपटाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड है, उनके टर्म्स में हम क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मज़ेदार बात, ये क्वेश्चन तो तुम बहुत जल्दी कर दोगे। ये क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा इसका आंसर, और करने में कम। आंसर तुम्हें पता है, देखते ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और एसिड catalyzed hydrolysis of ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है।
देखो देखो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूवेज सोल्यूशन रिक्वायर्ड, हमें बेस का नाम दे दिया, इसमें कौन सा क्यूवेज दे दिया, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें हमें जो डेटा देता है ना कैसा देता है, ठीक है, हम देख के हंसोगे क्या कर रहा है पागलपंती। ठीक है, हमें डेटा ऐसे देता है। ठीक है, क्या देता है, टी इक्वल टू जीरो पे देगा, टी इक्वल टू टी पे देगा, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे देगा। ठीक है, और ये डेटा वी नॉट दिया, वी टी दिया, वी इन्फाइनाइट दिया, हमसे पूछेगा क्या, हमसे वही वही निकालना होगा जो अभी तक हम निकाल रहे थे। ठीक है, तब तो ये क्या कर दिया, अब तो सब दे दिया, सब दे दिया तो बस कुछ नहीं, सिंपल अपना फॉर्मूला लगा के लिख देना है, कुछ करना थोड़ी है। ठीक है, तो वैसे तो इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चले जाता है, लेकिन हमें डेरिवेशन से मतलब ही नहीं, करते रहो डेरिवेशन, मेरे को तो आंसर लिखना है। ठीक है, अब बोर्ड वाले इसकी चिंता ना करें, बोर्ड में कभी भी नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के टी, सिंपल आ जाएगा ना, के टी इक्वल टू एल एन, क्यू इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा, वी इन्फाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फाइनाइट माइनस वी टी, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तीनों डेटा गिवन है तो हमने पुट करके आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगले टर्म्स में देखते हैं मॉनिटरिंग। ठीक है, बहुत फालतू टाइम पास लग रहा है। अरे ठीक, ये थोड़ी ठीक है, क्यों, इसमें थोड़ी बहुत बातें तुम्हें मेरे को बतानी पड़ेंगी, वो भी नहीं बतानी पड़ेंगी अगर तुम्हें पता है कि व्हाट इज, थोड़ा बहुत तुमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर थोड़ा पढ़ा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं बतानी पड़ेंगी। क्या है, मॉनिटरिंग इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं, जीओसी और आइसोमेरिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जो ये रोटेशन वगैरह, स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह सुना होगा टर्म, ये पहली बात तो किन कंपाउंड्स के लिए है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए पहले पॉइंट लिखो, समझ में आएगा। ठीक है, किन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है ये वाली मॉनिटरिंग, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर रिएक्शन containing ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए आपकी रिएक्शन में, रिएक्शन होगी इनमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए, मिनिमम एक तो होने चाहिए, लाइक सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कोई भी हो सकता है, ये तो हम पढ़ा है 11th में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, हमें ये बात भी पता है अपने ऑर्गेनिक के नॉलेज से कि ईच ऑप्टिकली, ठीक है, बस में ऑर्गेनिक का रिवीजन टाइप है, ईच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड has certain fixed value of its specific rotation। तो हर ऑप्टिकल कंपाउंड का अपनी फिक्स वैल्यू होती है किसकी, स्पेसिफिक रोटेशन की। ठीक है, और स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है, ये बात भी आप ध्यान रखो, स्पेसिफिक रोटेशन इज, ठीक है, ये रोटेशन रोटेशन क्या आ रहा है, पहली बात तो ये भी समझ में आना चाहिए, देखते हैं अभी। स्पेसिफिक रोटेशन होता है बेसिकली
रोटेशन ऑन मोल, यानी कि रोटेशन पर यूनिट मोल, सिंपल आप बोल सकते हो। ठीक है, रोटेशन पर यूनिट मोल। ठीक है, और जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है इट इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, और रोटेशन पर यूनिट मोल होता है। ठीक है, तो पहली बात तो कि ये रोटेशन रोटेशन चल क्या रहा है, तो ये थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा कोई सपोज सोल्यूशन है। ठीक है, कोई सोल्यूशन है, सपोज हमारा ए एक्वस। ठीक है, एक सब्सटेंस का, कोई भी एक सब्सटेंस का सपोज हमने एक्वस सोल्यूशन लिया, ध्यान से समझो, कोई भी एक सब्सटेंस है उसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी के लिए मानो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, मान लो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, और अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो कैसे पता लगा ये भी हम देख रहे हैं, यही हम देख रहे हैं बेसिकली। तो ये मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आया, अब ये कैसे आया ये देख रहे हैं। ठीक है, अब उस सब्सटेंस का बेसिकली ये एक्वस सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, ये देखा होगा आपने, क्या करते हो बेसिकली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हो, अगर आपको याद हो। ठीक है, क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या अभी क्या बोल दिया सर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसी एक ऐसी लाइट है जिसके अंदर सारे ऑसिलेशन एक ही प्लेन में हो रहे हो। बेसिकली निकोल प्रिज्म वगैरह में पास करने के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। ठीक है, सब बात पढ़ते ही हम, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में भी ये 12th में बात आती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह इन चैप्टर इसमें पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड ऐसी लाइट जिसके अंदर सारे ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। सपोज मैं मान लूँ कैसे, सपोज 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 इस टाइप के मान लो हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये, ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि पीपीएल, पीपीएल बोलते हैं, चलो पीपीएल पास करा इस एक्वस सोल्यूशन के थ्रू। अब हमें नहीं पता था ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, उस तो हमने सब्सटेंस का एक्वस सोल्यूशन बनाया, उसके थ्रू पीपीएल को पास करा। ठीक है, तो अगर ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो सोल्यूशन से पास करने के बाद लाइट का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में चेंज आ जाएगा। यानी कि अभी ऐसे थी तो कुछ इसमें चेंज आ जाएगा, सपोज ये ऐसी हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल लें इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन थी, अब कैसी हो गई, अब ये ऐसी हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर गई, एक तरीके से रोटेट कर गई। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन से पास करने के बाद अगर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाते हैं तो सब्सटेंस कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और मान लो ये ऐसी की ऐसी रहती, एकदम ऐसी, तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अब एक बार पता लगे कि चेंज हो रहा है, अगर हमारा ये प्लेन चेंज हो रहा है थोड़ा सा भी, तो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, मान लो इस टाइप से कुछ हो जाता, तो क्या हो जाता हमारा, लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हर ऑप्टिकल कंपाउंड क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट के बेसिकली किसको रोटेट करता है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को। प्लेन, हर प्लेन पोलराइज लाइट का एक अपना प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होता है जिसमें वो ऑसिलेट करती है, और उस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को रोटेट कर देता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो वो लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो रोटेशन रोटेशन है, ये रोटेशन अब समझ आया है रोटेशन क्या है। ठीक है,
तो अब बेसिकली समझो कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है। स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स होता है हर कंपाउंड के, ठीक है। इतनी बात पहले तो समझो कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, अभी समझाता हूँ इसे, ठीक है। इट इज फिक्स्ड फॉर अ कंपाउंड, कोई भी, और कौन से कंपाउंड के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए, क्योंकि उसी का रोटेशन होगा, ठीक है। इट इज फिक्स फॉर अ कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। रोटेशन आप किस में मेजर करोगे, डिग्री में मेजर करोगे, ठीक है। और मोल तो मोल में ही, तो बेसिकली स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट क्या होगी, डिग्री पर मोल होगी, ठीक है, ठीक है। अब याद है, जैसे अलग 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 सॉलिड, मतलब इसको मैं अगर कंपेयर करूँ एक प्रॉपर्टी से, जैसे अलग अलग सॉलिड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि आयरन की अलग डेंसिटी है, कॉपर की अलग डेंसिटी है, सिल्वर की अलग डेंसिटी है, जिंक की अलग डेंसिटी है, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग सॉलिड्स की अलग अलग डेंसिटी, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। बेसिकली डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है उसी को तो हम डेंसिटी कहते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। इसी तरीके से हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की भी एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जो कि बेसिकली क्या है, पर यूनिट मोल जो रोटेशन है, यानी कि पर यूनिट मोल, यानी कि एक मोल कंपाउंड लेने पर जितना रोटेशन होगा उसको क्या बोल देंगे, उसका स्पेसिफिक रोटेशन बोल देंगे। यानी कि पर यूनिट मोल जो रोटेशन हुआ उसको बोल दिया स्पेसिफिक रोटेशन, जो कि फिक्स होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और नेगेटिव है तो लेवो रोटेटरी, क्योंकि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ही मानते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो गई, डिग्री पर मोल हो गई, ठीक है। इतनी बात बताओ समझ आई कि नहीं आई, नहीं तो मैं और पे करूँ, बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन हो गई रोटेशन पर यूनिट मोल, ठीक है, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक रोटेशन, अगर रोटेशन पर यूनिट मोल हो गए तो मैं इससे एक और बात भी लिख सकता हूँ, इसी को अलग टर्म में लिख रहा हूँ बस, कि फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग n मोल्स, ठीक है, कंटेनिंग n मोल्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मान लो एक सोल्यूशन है उसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, और उसके n मोल प्रेजेंट है, तो हमें पता है स्पेसिफिक रोटेशन होता है रोटेशन पर यूनिट मोल। तो रोटेशन कितना हो जाएगा, हम सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं, रोटेशन कितना हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन को अगर मैं लिख दूँ आर से, तो रोटेशन हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मोल्स, ठीक है। उसी को रीअरेंज करके तो लिखा है, स्पेसिफिक रोटेशन होता था रोटेशन पर यूनिट मोल, यानी कि मोल्स को आप क्या लिख दो, एन लिख दो आप, तो एन मोल्स, ठीक, ठीक है। लेकिन ये कब है, अगर मान लो आपका जो सोल्यूशन है उसमें एक ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि एक सोल्यूशन में एक से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है, तब क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली बात कब है, जब एक सोल्यूशन में एक ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तब देखते हैं, तब के लिए बात लिखो फिर। तो फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन वन, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो आप बेसिकली क्या करोगे, अब सबकी रोटेशन निकालोगे किससे, सबकी रोटेशन निकाल सकते हो क्या, इंडिविजुअल रोटेशन ऐसे निकाल लोगे स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स से, कि उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के कितने मोल है और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, क्योंकि एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स है और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होंगे, तो आप उनकी इंडिविजुअल रोटेशन निकाल सकते हो, और सबके आप इंडिविजुअल रोटेशन को विद साइन आप ऐड कर देना, तो टोटल रोटेशन आ जाएगी, ठीक है। टोटल रोटेशन कैसे आ जाएगी, टोटल रोटेशन आ जाएगी समीशन ऑफ एन आई आर आई, यानी कि वही आप इंडिविजुअल रोटेशन निकाल के उनको ऐड कर देना विद साइन।
अच्छा, तो अब क्या करा, अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसकी रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मोल से हम निकाल लेंगे। अगर मान लो सॉल्यूशन में एक ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, स्पेसिफिक रोटेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और रोटेशन भी उसी के बेस पे, और स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव है तो रोटेशन भी पॉजिटिव होगा, स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव है तो रोटेशन भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नेगेटिव का मतलब लेवो रोटेटरी, ठीक है। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन में मल्टीपल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है तो इंडिविजुअल कंपाउंड की रोटेशन आप निकाल लोगे एन इंटू आर करके। अब एन इंटू आर, आर यहाँ पे वही है हमारी, देखो आर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो एन इन मोल्स इंटू स्पेसिफिक रोटेशन करके आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये क्या है आर, ये है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, और एन क्या है मोल, ठीक है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंपाउंड का रोटेशन हम निकाल लेंगे इस तरीके से और उन सबको सम कर देंगे उनका विद साइन। और इंडिविजुअल कंपाउंड का जो रोटेशन होगा, इंडिविजुअल कंपाउंड का जो रोटेशन होगा, जो हम निकालेंगे स्पेसिफिक रोटेशन टू मोल्स करके, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमने मान लिया कुछ भी आ सकता है, लेकिन उनका हम जब सम करेंगे तो सम करने पे तो कुछ भी आंसर आ सकता है। सम करने पे ध्यान समझो, इंडिविजुअल कंपाउंड का अगर हम निकालेंगे ये रोटेशन, ये जो रोटेशन है निकालेंगे तो ये या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो कहीं ना कहीं तो घुमाएगा। ऐसे तो है नहीं एकदम, अगर मान लो स्पेसिफिक रोटेशन जीरो हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका कुछ ना कुछ रोटेशन तो होगा। तो इंडिविजुअल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रोटेशन पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। पर अगर ऐसे कई सारे कंपाउंड है तो जब उनका हम समेशन करेंगे तब टोटल रोटेशन तो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जीरो आ जाए। तो ध्यान से सुनना कि अगर ऐसा हो गया कि एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और उनका हमने टोटल रोटेशन जब निकाला समेशन करने पे तो वो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया यानी कि मतलब वो सॉल्यूशन तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन उसका टोटल रोटेशन कितना आ रहा है जीरो। तो ऐसा हो सकता है कि एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कम हो लेकिन उसका टोटल रोटेशन कितना हो, जीरो हो, क्योंकि हो सकता है कि एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, एक कंपाउंड लेवो रोटेटरी हो और वो सेम डिग्री दोनों तरफ उनका रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, तो नेट जीरो दिख रहा हो, लेकिन इंडिविजुअली उनके अंदर तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। बोलो ये बात, दोनों पॉइंट बोलो समझ में आए कि नहीं आए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ बताओ। जल्दी एक, तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फॉर क्वेश्चन जैसा आता है मैं देख रहा हूँ वैसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन एक्वस मीडियम, ठीक है, आपको इस तरीके से देता है, ठीक है। फिर से बहुत आसानी से आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डेटा किस तरीके से देता है देखो, ठीक, क्या देता है आपको, टाइम देता है, 3 टाइम देता है आपको, 3 टाइम पे कुछ डेटा देता है, कौन कौन से, वही अपने 0 टी और इनफाइनाइट पे आपको क्या क्या डेटा देता है, टोटल रोटेशन देता है। 3 डब्बा देखते हैं आप तो समझ गए कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो सीधा लिख देंगे आंसर भाई। क्या देगा, आर नॉट देता है, आर टी देगा और आर इनफाइनाइट देगा। सपोज आपसे के पूछ ले तो क्या बता दोगे, ठीक है, वैसे तो आप बता ही दोगे, लेकिन चलो अब इतने सारे तो हम कर लिए, एक को डिराइव भी करके देख लेते हैं, ठीक है, एक का एकदम एक्चुअल मेथड भी देख लेते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। तो सुक्रोज क्या, आपको बेसिक थोड़ा फार्मूला वार्मूला पता होना चाहिए, सुक्रोज सुक्रोज का मतलब कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, ठीक है। बाकी ये मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आते ही है, ठीक है, केमिस्ट्री में 12th में आता है और बायोलॉजी में भी आता है 11th में, ठीक है। तो सुक्रोज है, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करना है मतलब एक्वस मीडियम में रिएक्शन है, वाटर क्या रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा,
ठीक है, जिनका भले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन होते अलग अलग कंपाउंड हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक एल्डोहेक्सोज है, एक कीटोहेक्सोज है। ठीक है, सब चीज़ें समझ में आएंगी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी थोड़ा बहुत हो सकता है सुन रखा हो। तो क्या है, बेसिकली ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ठीक है, ये सुक्रोज था। ठीक है, तो अब टोटल रोटेशन हमने निकाला। अब ये जो टोटल रोटेशन होता है क्या क्या होता है, इंडिविजुअल। अब हमारे देखो इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं, सुक्रोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो टोटल रोटेशन हमारा समेशन ऑफ NIRI करके हुआ होगा, यानी कि टोटल रोटेशन कैसे निकालेंगे, हमने सबका इंडिविजुअल रोटेशन निकाला होगा, जो कि क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मोल्स। ठीक है, तो मैं मान लूँ सपोज इनके सबके स्पेसिफिक रोटेशन मान लूँ। ठीक है, लेट मैं सबका स्पेसिफिक रोटेशन कर लूँ। सपोज इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, RS है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, RG है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, RF है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया, इन तीनों का स्पेसिफिक रोटेशन मैंने लेट कर लिया। अब तो मैं डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर तो मेरा किसके टर्म में आना चाहिए, R0, RT और R इनफाइनाइट के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने अभी लेट कर लिया स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लेट स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, 3 हमें पास डेटा है, टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे मैंने सपोज मान लिया कि एक इसका सुक्रोज का कितना रहा होगा, A मोल होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लिया अभी। ठीक है, अब वाटर, वाटर पहली बात तो एक्सेस में होगा, क्योंकि एक तो सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है और हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, तो रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन एक्सेस में होगा तो उसका कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बात आप करते ही हो 11th में। ठीक है, अच्छा, अब A मोल है तो पहली बात तो ये दोनों तो रहा ही नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई होगी तब तक। अच्छा, T इक्वल टू टी पे क्या हुआ होगा, A में से कुछ कंज्यूम हो गया होगा, सपोज X कंज्यूम हो गया, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कितने मोल बन गए होंगे, XX मोल बन गए होंगे। ठीक है, ऐसे T इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमारी रिएक्शन पूरी समाप्त हो गई, तो A निपट गया। A निपट गया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे कितने, AA मोल बन गए होंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आई। अब इतनी बात अगर हमारी समझ में आई, हम क्या लिख सकते हैं, हम अपना वाला फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, अपना वाला फॉर्मूला हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, हम बेसिकली इतना तो लिख ही सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। ठीक है, अपना वाला फॉर्मूला तो अभी नहीं लगाएंगे, क्यों, अपना वाला फॉर्मूला लगाकर तो सीधा ही लिख देंगे। तो अपना वाला फॉर्मूला के कद्दू करोगे। ठीक है, हम उसी को तो डिराइव कर रहे हैं कि बेसिकली बिना फॉर्मूले के आंसर कैसे आए। ठीक है, एक समझ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या पढ़ा है, के टी इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इतना तो पता ही है, तो के टी इक्वल टू ln A0 अपॉन AT, यही पढ़ा है। और उसमें अभी तो हम क्या स्मॉल डिनोशन में कर रहे हैं, तो A0 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा अपॉन AT। AT कितना है, A माइनस एक्स है, बोलो AT कितना है, A माइनस एक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिख सकते हैं, बताओ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बस सिंपली इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डिनोशन, कुछ नहीं करा है, अब कोई फॉर्मूला वॉर्मूला अपना नहीं लगाया। ठीक है, तो अब हमें इसी टर्म्स में आंसर लाना है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इसका आंसर तो पता है। लेकिन हमें A और X को किसके टर्म में निकालना है, गिवन डेटा के टर्म में, जो कि क्या है, R0, RT और R इनफाइनाइट, तो निकाल सकते हैं। और हमें पता है R टोटल कैसे निकाला होगा इन्होंने, जो पढ़े लिखे आदमी है इन्होंने R टोटल कैसे निकाला होगा, हमें पता है R टोटल क्या होगा, R टोटल होगा कैसे, समीशन ऑफ NIRI। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हम टी इक्वल टू 0 पे अगर बात करें, सपोज टी इक्वल टू 0 पे, तो क्या होगा, R0, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टोटल रोटेशन R0 यानी कि R0। ठीक है, ठीक है, वो कैसे होगा, टी इक्वल टू 0 पे क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल रोटेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्ट इनटू स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, और ये दोनों तो है ही नहीं, तो इन दोनों का तो मोल्स ही नहीं है, तो इनका
रोटेशन भी नहीं होगा, रोटेशन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका रोटेशन क्या होगा, इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ए हो गए, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन आर एस माना है तो ए आर एस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, ए आर एस हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज का, बाकी दोनों तो है ही नहीं, तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी, ये इक्वेशन नंबर सबको 2 हो गई, ठीक है। ऐसे टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी पे आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, आर टी की वैल्यू क्या, ए माइनस एक्स मोल है सुक्रोज के, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन है आर एस, तो ए माइनस एक्स इंटू आर एस हो गया रोटेशन ऑफ सुक्रोज। प्लस इस टाइम पे तो हमारे एक्स एक्स मोल्स हैं किसके, ग्लूकोज ऑफ फ्रक्टोज के, तो एक्स मोल्स ऑफ ग्लूकोज, अगर इसका हमें रोटेशन निकालना है ग्लूकोज का, तो एक्स मोल है किसके, ठीक है, ग्लूकोज के, और इसके मोल्स हो गए एक्स, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो गया कितना, आर जी माना है। ऐसे ही एक्स मोल है फ्रक्टोज के, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना माना है, आर एफ माना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये ऊपर वाली 2 थी, नीचे वाली इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे निकालेंगे, क्या, आर इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। इन्फाइनाइट पे सुक्रोज तो है ही नहीं, तो सुक्रोज के मोल 0, तो इसका रोटेशन यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मोल्स, मोल्स यानी कि 0, तो कितना, रोटेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका रोटेशन 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब ए मोल किसके हैं, दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे, तो इनका रोटेशन लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कैसी हो गई, ठीक है, चौथी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशन हमने बना ली, अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। अब हमें बेसिकली इसमें से ए और ए माइनस ए और एक्स को गिवन डेटा के टर्म में निकालना है, जो कि आर नॉट आर टी और आर इन्फाइनाइट है, ठीक है। यानी कि ए और एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। और हमें क्या, आर एस, आर एफ और आर जी को भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये भी हमारा गिवन डेटा नहीं है, हमें तो फाइनल आंसर हमारा आर नॉट आर टी और आर इन्फाइनाइट के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सपोज मैं करूँ 4 - 2, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो कैसे होगा, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, आर इन्फाइनाइट माइनस आर नॉट, क्या हो गया, आर इन्फाइनाइट माइनस आर नॉट, ठीक है। तो क्या हो गया, ए आर इन्फाइनाइट, अब देख लो, ए आर इन्फाइनाइट माइनस आर नॉट, तो क्या ए कॉमन आ जाएगा, ये तो क्या बचेगा, आर जी, आर जी प्लस आर एफ, आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। ऐसी मैं कर दूँ, अगर 4 - 3, ठीक है, कर दूँ 4 - 3, तो क्या बन रहा है, देखो 4 - 3 करके आर इन्फाइनाइट माइनस आर टी हो गया एक तो, ठीक है, आर इन्फाइनाइट माइनस आर टी, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, और इधर यही बचेगा आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस, चाहो तो देख लो 4 - 3 करके, ठीक है, यही बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या, हमें बेसिकली ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों के थ्रू, ये जो दोनों हमारे आए, इससे हम ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें, तो पुट यहाँ से निकालो आप इन दोनों इक्वेशन से, ए अपॉन पुट ए अपॉन ए माइनस एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से ए अपॉन ए माइनस एक्स निकालोगे, तो पहले आर जी प्लस आर एफ अपॉन माइनस आर एस, ये तो कट जाएगा अगर आप ए अपॉन ए माइनस एक्स करोगे, तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स कितना आ जाएगा, दिस, ये दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, सिंपल, ये तो कट जाएगा एकदम, ठीक है। और ये सब हमारा गिवन डेटा है, ठीक है। और ये कितना आएगा, और आप देखो, तो ये क्या आ गया, के टी
इक्वल टू ln r इनफाइनाइट माइनस r नॉट, ठीक है, अपॉन r इनफाइनाइट माइनस आर टी। तो यार इतनी पागलपंती करी, आया तो वही जो हमने पहले स्टेप में कर दिया था, लेकिन ये डिराइव करके आया, ठीक है। तो एक का डेरिवेशन देख लिया हमने, बाकी देखने की कोई खास नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने देख लिया कि कैसे डिराइव करा। तो तुम सीधा पहले जब हमने देखा था तभी हमारे तरीके से भी तो यही आएगा, तो क्या क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट अपॉन क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी, यही होता है। तो इस तरीके से भी यही आ रहा है, और हमने डिराइव भी करके देख लिया। डिराइव करने का क्या मकसद है कि मेरा आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि ये चीज़ हमने बताई थी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो इसी वजह से मैंने डिराइव करके बताया। बाकी आंसर तो निकाल ही लोगे, ठीक है, तो आंसर तो सिंगल स्टेप में निकलेगा। आप बताओ कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।